ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर घातक हमले कर रहे हैं। ईरान पर सैन्य कार्रवाई में एक तरफ अमेरिका समेत पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अलग थलग पड़ता दिख रहा है। यहाँ तक कि ईरान को पड़ोसी देश पाकिस्तान से धोखा मिलता दिख रहा है। दरअसल ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया और कई शीर्ष कमांडरों को मार गिराया, तो पाकिस्तान ने बड़ा दाव दिखाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ईरान के साथ खड़े होने की कसम खाई और कहा, मुस्लिम देशों को अब इजराइल के खिलाफ एकता दिखाने की पहल शुरू करनी चाहिए। इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर किसी का यही हश्र होगा। पाकिस्तान के ईरान के साथ गहरे संबंध हैं और इस्लामाबाद इस मुश्किल समय में तेहरान के साथ खड़ा है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका समर्थन करेंगे। बाद में IRGC कमांडर और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसेन रेजाई ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर कहा कि पाकिस्तान ने हमें बताया है कि यदि इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ईरानी कमांडर का बयान सामने आते ही इस्लामाबाद इस बयान से पीछे हट गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी जनरल के बयान पर सफाई दी। उन्होंने पाकिस्तान की संसद को बताया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ईरानी जनरल को ये कहते हुए दिखाया गया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हथियारों से हमला करेगा। ये गैर जिम्मेदाराना और झूठी खबर है। पाकिस्तान की परमाणु नीति साल 1998 से नहीं बदली है। हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, ये मनगढ़ंत था। उस समय भी हमने कहा था ये पाकिस्तान की घोषित नीति है, ये आत्मरक्षा के मकसद से है। इसके साथ ही इशाक डार ने इजराइल को धमकी भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ लगी सीमा को भी बंद कर दिया है। बलूचिस्तान प्रांत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने AP से कहा कि ईरान के साथ सीमा को बंद कर दिया गया है। ईरान से अपने मुल्क वापस आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भी आने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सोमवार को कहा कि हम आज 200 पाकिस्तानी छात्रों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद ईरान से पाकिस्तानी छात्रों की वापसी भी हुई। उन लोगों ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद ईरान के हालात के बारे में भी बताया है। हमारे तकरीबन हुए 6 माह वहाँ पर। अभी हम गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन उनके हालात ख़राब हो गए थे इसराइल के उसके साथ उनकी जंग की वजह से। तो उन्होंने हमें सारे पाकिस्तानियों को भेजे इस वजह से कि आपको कोई मसला पैदा ना हो जाए या कोई और चीज़ की वजह से। तो उन्होंने हम सबको भेजे हैं। आपको पता है कि ईरान में काफ़ी संगीन हालात बने पड़े हैं ईरान और इजराइल से भी। सो दैट्स वाई हमने सोचा कि जायदान के नज़दीक तरीन बॉर्डर के कप्तान है, तो हमने इस चीज़ में किया और जल्द से जल्द पाकिस्तान रवाना हुए, ठीक है। और अपने घर वाले हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहीं ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। इजराइल और ईरान के बीच में ये जो वर्तमान समय का युद्ध है, ये गंभीर रूप लेता जा रहा है। और अभी हाल के समय में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे और उसके सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर बड़े हमले लॉन्च किए। और इजराइल के द्वारा ये जो हमला ईरान के ऊपर किया गया, उसके पीछे का तर्क ये इजराइल ने दिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी, उसमें भी इस बात को मान लिया गया था कि ईरान अपने IAEA के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वायलेट कर रहा है। और ऐसे में इस बात की संभावना बन रही थी कि जो इजराइल का ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला होगा, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हिट होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की आशंका जताई थी। ईरान और अमेरिका के बीच की जो नई न्यूक्लियर डील को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, वो 5 राउंड की यद्यपि की हो चुकी थी, लेकिन उसके ज्यादा कोई सब्सटेंशियल आउटकम्स उसमें नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में ये जो हमला था वो इसकी प्रबल संभावना थी और जो इजराइल ने कर दिया है। उसके बाद अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और इजराइल की अनेक सिटीज को टारगेट
हिट किया है, जिसमें तेल अवीव में उसको कई बड़ी सफलताएं मिली हैं। इजराइल का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वो हिट हुआ है। हाइफा शहर में भी ईरान की जो मिसाइल्स हैं उसने हिट करने में उसे सफलता हासिल की है। तो ये जो पूरी स्थिति है एक युद्ध का स्वरूप वो ले चुकी है। लेकिन ये जो युद्ध है यदि आगे एस्केलेट करता है तो जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्रों को इसमें बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। लेकिन इस पूरे युद्ध में जो ईरान के को ज्यादा क्षति उठानी पड़ेगी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे का जो सिनारियो है इस युद्ध का इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को किस दिशा में ले जाता है। यदि वो अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से अभी भी आगे बढ़ाता है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इजराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो कि डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसके ऊपर बड़े हमले कर सकता है और उस पूरी प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसका सीधा साथ दे सकता है और ईरान को जाहिर है कि ऐसी स्थिति में और भी भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। और आगे का जो इस पूरे युद्ध का जो सिनारियो है वो ईरान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को यदि वो लिमिट करता है, अमेरिका के साथ वो जो एक नई डील राष्ट्रपति ट्रंप जिसको साइन करने के लिए दबाव डाल रहे हैं वो यदि कर लेता है तो ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन यदि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और यदि यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज करने की कोशिश की तो ऐसे में इजरायली हमले और अधिक तेज होंगे और उस हमलों में अमेरिका भी इजराइल का सीधा साथ देते हुए ईरान पर सीधे हमले कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने नहीं देंगे और उसके लिए वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम इस तरीके की युद्ध की स्थिति के बाद किस दिशा में बढ़ता है, उसी के आधार पर ही आगे इस युद्ध का स्वरूप निर्धारित होगा। जी, जो ईरान की IRGC के टॉप कमांडर्स इसमें मारे गए हैं, इंटेलिजेंस के चीफ इसमें मारे गए और इजरायली हमले में जो ईरान के मिलिट्री के चीफ भी इसमें मारे गए। साथ ही साथ अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी इजराइल ने इस हमले में एलिमिनेट किया है। तो इससे ये स्पष्ट है कि इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई एक बहुत बड़ी और गहरी मिलिट्री प्लानिंग के साथ ये की गई थी और इसमें इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है उसने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मोसाद ने बहुत लंबे समय से इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाएगा और मेरा ऐसा मानना है कि अभी इजराइल के द्वारा ये जो एक्शंस हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और यदि ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो मोसाद के पास और पूरे इजराइल के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास और भी बड़े और गहरे प्लान्स हैं जिससे कि वो उनकी ईरान की जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो रियल न्यूक्लियर एसेट्स वहीं रखे हुए हैं, उनको भी वो टारगेट कर सकता है। इस तरीके के प्लान इजराइल ने पहले बनाकर रखे हुए हैं। इस तरीके के ये स्पष्ट रूप से दिखता है और ऐसे में आने वाले समय में यदि ये युद्ध एस्केलेट करता है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम अगर नहीं लगाता है तो उसको बड़े खामियाजा और भी गहरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। Rising Israel-Iran conflict, India faces growing threats to its energy security, trade routes and commercial ties. GTRI. जी, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने अपने एक बयान में ये कहा है कि यद्यपि कि भारत इजराइल और ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में सीधा शामिल नहीं है, लेकिन यदि ये दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाता है, एक फुल फ्लेजेड वॉर में अगर ये तब्दील हो जाता है, इसका फर्दर एस्केलेशन होता है तो ऐसे में भारत के हित भी प्रभावित होंगे और